आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मानव नेत्र की संरचना और उसकी समंजन क्षमता के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो है प्रकाश का उपयोग करता है और हमें चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाता है। मानव नेत्र जो है यह अत्यंत ही मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमारा नेत्र ही है जो हमें चारों तरफ फैले रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। आँखों को बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, लेकिन आँखों को बंद करके रंगों को पहचानना जो है असंभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चारों ओर के संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र जो है एक कैमरे की तरह कार्य करता है, बल्कि कैमरे का आविष्कार जो है हमारी आँखों को देखकर ही किया गया होगा। तो यह कहना ज़्यादा उचित है कि एक कैमरा जो है हमारी आँखों की तरह ही कार्य करता है। तो चलिए हम मानव नेत्र की संरचना को देखते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारी आँखों में आँखों के लेंस के द्वारा प्रवेश करती है और रेटिना यानी दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाती है। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो आँखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल कोशिकाओं द्वारा या कहें तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को जो है मस्तिष्क में भेजता है और हम उस वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आँखों द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो यह जो चित्र में नज़र आ रहा है मानव नेत्र, ये पूरा जो है यह नेत्र गोलक या आई बॉल है। पूरा नेत्र गोलक कहलाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार जो है एक गोले के समान होता है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र गोलक को हम कई भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया जो है एक पारदर्शी पतली झिल्ली है और यह नेत्र गोलक के आगे वाले भाग पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तो वह स्वच्छ मंडल या कॉर्निया होकर ही आँखों में प्रवेश करती है। कॉर्निया आँखों की पुतली, परितारिका और नेत्रोद को ढकता है। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया जो है यह पारदर्शी होता है और इसमें जो है रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया को बाहर से अश्रुद्रव के विसरण द्वारा या भीतर से नेत्रोद के विसरण से जो है पोषण मिलता है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है वह स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी संरचना देखते हैं, यह है परितारिका। परितारिका जो है एक पतला गोलाकार और गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम है जो स्वच्छ मंडल के पीछे रहता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक और सही मात्रा पहुंच सके। परितारिका के रंगों द्वारा ही किसी व्यक्ति के आँखों का रंग या तो नीला या काला होता है। तो इस तरह कह सकते हैं कि परितारिका के रंगों द्वारा ही किसी व्यक्ति के आँखों का रंग निर्धारित होता है। अब इसके बाद हम एक संरचना देखते हैं, यह है पुतली। परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना तक यानी दृष्टिपटल तक पहुंच सके। मनुष्य की पुतली लगभग गोलाकार होती है। इसके बाद हम लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस जो है यह अन्य लेंसों की तरह ही होता है। आँखों में पारदर्शी लेंस होता है जो
जेली जैसा रेसेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। अभिनेत्र लेंस जो है परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित होता है। लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है और उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह दृष्टिपटल पर बनाती है। इसके बाद जो एक मुख्य संरचना है वह है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जो है वह आँखों के पिछले भाग में होता है, या हम आँखों के अंदर के पिछले भाग को ही दृष्टिपटल कह सकते हैं। दृष्टिपटल जो है एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत सारी संख्याओं में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं रहती हैं। ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो हैं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है तो जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वो प्रदीप्त हो जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत संकेत आप देख रहे हैं कि दृष्टिपटल के नीचे जो दृक् तंत्रिका है उनसे होकर ये मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। फिर मस्तिष्क जो है इन संकेतों की व्याख्या करता है और उन सूचना को संसाधित करता है, जिससे हम उस वस्तु के रूप, रंग और आकार का ज्ञान कर पाते हैं और जो वस्तु जैसी है वैसा ही हम उन्हें देख पाते हैं। साथ ही साथ हम चित्र में नेत्रोद, पक्षमाभी पेशियाँ और काचाभ द्रव जैसी चीज़ें भी हम देख रहे हैं। नेत्रोद जो होता है यह नमकीन होता है और पारदर्शी होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक और संरचना है पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियाँ जो हैं लेंस की फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक काचाभ द्रव भी रहता है। यह एक पारदर्शी बेरंग जेल है जो लेंस और रेटिना के बीच आँखों में भरा हुआ रहता है। आगे हम नेत्र की समंजन क्षमता को देखते हैं। नेत्र का लेंस जो है वह रेसेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता जो है कुछ सीमा तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित की जाती है। लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। तो हम समंजन क्षमता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ना या घटना ही समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस जो होता है रेसेदार जेली जैसे पदार्थ से बना होता है जिसके कारण वह लचीला होता है। लेंस से जुड़े हुए पक्षमाभी पेशियों के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण किया जा सकता है। लेंस की वक्रता में परिवर्तन से लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस जो है वह पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो है हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। लेकिन जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाने से हम नज़दीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। लेकिन लेंस की जो समंजन क्षमता है एक निश्चित सीमा तक ही होती है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम हो ही नहीं सकती। यह न्यूनतम दूरी जो है वह लगभग 25 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर हम नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम नेत्र का निकट बिंदु के बारे में देखते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो है निकट बिंदु वह आँखों से लगभग 25 सेंटीमीटर होती है।
यदि हम किसी छपे हुए पृष्ठ को आँखों के अत्यधिक सामने रखकर उसे यदि पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि प्रतिबिंब जो है धुंधला है। इसलिए हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ती है, नहीं तो हमारे नेत्रों पर तनाव पड़ता है। अब आते हैं नेत्र के दूरबिंदु की ओर। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र जो है वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यदि हमारी आँखों में कोई असुविधा न हो तो यह दूरबिंदु जो है अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र जो है वह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को जो है सुस्पष्ट देख सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अधिक उम्र के व्यक्तियों का नेत्र का जो लेंस होता है वह दुधिया और धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण जो है नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है, या कभी कभी पूर्ण रूप से दृष्टि का क्षय हो जाता है, लेकिन मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा द्वारा आसानी से दृष्टि लौट आती है। अगले भाग में हम दृष्टि दोष और उनका संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।